ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है अगर उसके बियॉन्ड कुछ करते हो तो हम पहली बात तो कंपनी में कर ही नहीं सकती, और दूसरी बात अगर वो कंपनी करती है तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, इट इज नॉट एनफोर्सेबल ऑन कंपनी। नो, अब हम एक बात करें फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम। देखो मैंने कंपनी बनानी है, लॉ कहता है कि आपने कंपनी बनाना है तो पहले मैंने मुझे तो आता ही नहीं। याद है 12th क्लास में थे जब मैडम ने कहा था प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, आपने कहा मैडम कैसे बनानी है, तो मैडम ने कहा कि ठीक है, मैडम एक फाइल लेके आई, मैडम ने कहा ये देख लो ऐसे बनी, आपने वही छाप दी। चाय भी ठंडी हो रही है, ऐसे करते हैं ना, किसी सीनियर से ले ली, भैया आपने बनाई होगी वो फाइल पड़ी है तो दे दो, हाँ है ना, ये फाइल ले ले, वही छाप दी, ना अपना दिमाग लगाया ना कुछ। कई तो ऐसे भी महान होते हैं नाम भी उसी का ही लिख देते हैं। शुरू कि वो कॉपी कर रहा था, साथ मेरा नाम रोल नंबर तो लिखा है। टीचर कहती है अरे भाई तूने 2 बार पेपर दे दिया, वो कहता 2 बार नहीं दिया, 1 बार तो जिसने कॉपी किया, रोल नंबर भी उसका ही लिख दिया, नाम भी उसका लिख दिया, पता ही नहीं चला। ऐसे हमने बोला सर मेमोरेंडम का हमें कोई दो ना, कोई फॉर्मेट, तो हमें पता चले कैसे बनाना है। हमें तो पता नहीं सर, हमने तो आज से पहले कभी बनाया ही नहीं, हमें नहीं। कंपनीज एक्ट कहता है कोई बात नहीं, इन्होंने ना टेबल्स बनाया। टेबल समझते हो? टेबल का मतलब है ड्राफ्ट मॉडल समझते हो? मॉडल, हाँ, एक स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट में ये होना चाहिए, दूसरा पॉइंट में ये होना चाहिए, तीसरा पॉइंट में ये होना चाहिए, वो अपने आप से बना लेना ये। तो जैसे पहला होता है नेम क्लॉज, तो अब जो तुम्हारा नाम है वो लिख लेना, बता तो दिया ना मैंने भी, पहले क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या, तो जो तुम्हारा है वो तुम लिख लेना, वो तुम बना लेना। तो हमने ना यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स, एक तरीके से ऐसा बोलो फॉर्मेट्स है। किसके फॉर्मेट्स हैं बेटा? एमओए के फॉर्मेट्स है बेटा। 5 फॉर्म मैंने नहीं बनाए, कंपनीज एक्ट ने बनाए। कंपनीज एक्ट ने बनाया है, इसको बोलते हैं टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी। देखो ये तो पता है ना कि डिफरेंट कंपनीज होती है, अकॉर्डिंग टू द उनके एमओए भी है। जैसे टेबल जो है नामली एप्लीकेबल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, किसके लिए बेटा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंपोस्ट कॉमन, हाँ, आमतौर पर अगर मैं बोलूं तो कंपनी कौन सी होती है? इसीलिए मोस्टली कंपनीज ने क्या हुआ है भैया, आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, अच्छा ये आपका टेबल ए में ऐसे टेबल है,
that is when company limited by guarantee, company limited by guarantee for company limited by guarantee having share capital. The table D is for unlimited company not having share capital. And table E is for unlimited company having share. तो अब आप देख लेना आप कौन सी कंपनी हो, अकॉर्डिंगली जो हो वो वाला टेबल अडॉप्ट कर लेना, वो वाला टेबल फॉलो कर लेना. मैं नहीं कह रहा कंपनीज एक्ट कहता कंपनी शैल अडॉप्ट, शैल मतलब any of the model form. क्या कंपनी अपना खुद का एमओए बना सकती कि नहीं मेरे को ये टेबल वाला नहीं चलेगा, मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगी, मेरे को ये वाला नहीं जम रहा. हाँ, कंपनीज एक्ट कहता है शैल, मैंने हमने आपको 5 चॉइसेस दी हैं, आप कौन सी कंपनी हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो लेना ही पड़ेगा, आप अपनी मर्जी. क्या है तू क्या बोलना चाह रही है. तो हम चाहते हैं एक ना यूनिफॉर्मिटी आए, सो दैट भाई मुझे कल को देखो अल्टीमेटली ये जो आपने एमओए बनाया ये शेयर होल्डर्स ने पढ़ना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने पढ़ना है, बैंक्स ने पढ़ना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पढ़ना है, और जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन लोगों ने. अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर दोस पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दिस एमओए. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सो दैट एवरीबडी कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द एमओए, तो वो मेरे को भी पता होगा ना कि भैया अच्छा ये कंपनी का एमओए है, चल फटाफट ऑब्जेक्ट क्लॉज ढूंढूं, मुझे भी पता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज किस नंबर पे है, नेम क्लॉज कौन से नंबर पे है. अब कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज पहले लिखता है, नेम बाद में लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई नेम लिखता ही नहीं है, माने अलग अलग भांति भांति की दुनिया है ना. तो हमने बोला कि सर ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए बेटर है कि सारे you stick to one format है, फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट आप चेंज नहीं करते. हमने बोला कि सर इट शुड बी प्रिंटेड, एमओए मस्ट बी प्रिंटेड. आजकल जरूरत नहीं है प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ. क्यों जरूर आजकल क्यों जरूरत नहीं है? आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलता है कि सर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं उसको भी ऐसे ही मानूंगा जैसे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं. माने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी अब रिकॉग्निशन मिल गया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, 2000 में, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्निशन दिया. वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही मानता हूं जैसे ये आपने फिजिकली मेंटेन किया. तो आजकल पहले जमाने में क्या होता था, कंपनीज को बड़े सारे रजिस्टर्स, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, बड़े सारे रिकॉर्ड्स फिजिकली मेंटेन करके रखने पड़ते थे, और बड़ी बड़ी कंपनीज को उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए अलग से अरेंजमेंट्स करने पड़ते. हो सकता है कई बार अपनी ही कंपनी के अंदर एक रूम्स फाइलों के ऊपर फाइलें चढ़ी हुई हैं, फाइलों के ऊपर फाइलें चढ़ी, उन पे धूल पड़ रही है, चूहे कुतर रहे हैं,
क्योंकि सब फिजिकल था, एवरीथिंग वाज फिजिकल, और फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी था कंपनी के लिए। और रोजमर्रा में कितने पेपर्स हो जाते थे, आप पूछ के देखो ना, एवरी डे में अपने internal papers that it is skipping from our mind. एक बड़ी सी डिवाइस होती थी, उसको इसी कमरे में रखते होते थे, कई सारे थे उसके, और एसी रूम बनाया था मेरे कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो वो सारी डिवाइस, वो एक डिवाइस कंपनी में होती थी, उसी में सारा डेटा जाता था। उसमें एक बार डेटा आ गया, आप डिलीट नहीं कर सकते, गॉन तो गॉन, अब वो सेव रहेगा। उसको आग लग जाए, कुछ हो जाए, उसके अंदर डिवाइस निकल, अगर जल गया, सब कुछ हो गया, उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता था, वो निकल जाता था, उसमें से सारा फैच हो जाती थी इंफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते थे, वो बड़ा फनी सा नाम था उसका, पता खैर अभी आएगा माइंड में तो बताऊंगा। लेकिन वो फिर वो बेकार हो गया, क्योंकि उसके लिए ना बड़ी चाहिए, एसी रूम चाहिए, साफ सफाई चाहिए, डिम लाइट चाहिए, मतलब आप बहुत ज्यादा उसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते। और एक बार करप्ट हो, क्योंकि काफी महंगी चीज है, एक बार करप्ट हो गई तो अच्छा, फिर उसको कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंद हो गया तो फिर उसको ऑन करने का बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, फिर उसको वाईफाई चाहिए, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स का डेटा उसमें जा रहा है, कैसे जाएगा, थ्रू इंटरनेट, तो इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इतनी फैसिलिटी एक रूम में रखना, उसको अलग से, हाँ, तो फिर लोगों ने कहा, अब आजकल तो क्लाउड सर्वर आ गए, ऑनलाइन, आप वो कहते हैं छोड़ो को इतनी मोटी मोटी डिवाइसें रखे, हर साल पैसे पे करो, वो मेंटेन करेंगे आपके लिए डेटा। अच्छा, तो एमओए को एज सच प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं। चलो मैं आपको एक बार जरा देखता हूँ यहाँ पे, अगर एमओए हो तो मैं आपको एमओए दिखाता हूँ। इसका फॉर्म लिख लेना, INC 33 MOA
इसका फॉर्म है INC 33। दिख रहा है? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? ऑफलाइन वालों को दिख रहा है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश या हिंदी। ये ना, ये जो फॉर्म्स होते हैं MCA के, जो फॉर्म्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क करते हैं। कुछ इनमें ऐसा उन्होंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। पहली बात, ये फॉर्म आप इंटरनेट से ही भर सकते हो, बिना इंटरनेट के नहीं भर सकते इसको। तो इंटरनेट होना बड़ा जरूरी है। जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे, ये फॉर्म इंग्लिश में हो जाएगा। हिंदी में क्लिक करोगे, सारा फॉर्म हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने MCA को सजेस्ट किया था कि भाई और भाषाएं भी डालो, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, तमिल, ये सब लैंग्वेजेस होनी चाहिए। भाई हम तो, हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी तो ना तो हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है, हम क्या करें? हमारे भी तो कोई होना चाहिए। खैर, ये ना एक डिबेट बड़े शुरू से ही हमारी कंट्री, पता नहीं इसका कब निपटारा होगा, और होना चाहिए। देखो, अभी पीछे संसद में भी ये इशू उठा था कि एक सांसद था, उसको जो डॉक्यूमेंट्स आते थे संसद से, या तो हिंदी में आते थे या इंग्लिश में आते थे। वो जो मिनिस्टर कहीं किसी में, तो उसने रिक्वेस्ट किया था कि भाई मैं तो, मेरे को ना इंग्लिश आती है ना मुझे हिंदी आती है, मैं लोकल बंदा हूं, मैं, मेरी लोकल लैंग्वेज, उसकी शायद तमिल थी या क्या थी, वो कहता मैं तो लोकल बंदा हूं, मुझे तो ये मेरी लैंग्वेज में दो ये डॉक्यूमेंट। तो संसद ने बोला कि सर आप इसको वो करवा लो, ट्रांसलेट करवा लो, हम आपको ट्रांसलेशन का पैसा तो देते हैं। तो वो कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन जो संसद भवन में मेरे को पेपर, जैसे मैं, जो आपने मेरे को चिट्ठी घर भेजी, उसको तो मैं कन्वर्ट करवा लूंगा, ट्रांसलेट करवा लूंगा, लेकिन जो संसद भवन में मैं गया, वहां जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उसका क्या करूंगा? ट्रांसलेटर तुम आने दोगे साथ में संसद भवन में? वो तुम अलाउ नहीं करोगे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मेरे सामने रख दिए, एनी हाउ, मेरे लिए तो ये सब चाइनीज, जापानीज में तो पढ़ ही नहीं पा रहा, तो काला अक्षर भैंस बराबर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करी है जो यहाँ संसद भवन में, तो उसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ी थी, बट हुआ कुछ नहीं। एक डिबेट है, होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? क्या फिर देखो, इन्होंने कहा टेबल एप्लीकेबल टू द, अब आपको यहाँ पे टेबल नंबर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे टेबल A, ऑटोमेटिकली सारी कंडीशन किसकी आ जाएंगी? टेबल A की आ जाएंगी ऑटोमेटिक। फिर यहाँ देखो मेमोरेंडम ऑफ, अब यहाँ पे नेम आ जाएगा कंपनी का, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाएगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ये सारा जो इतना बड़ा खाना है ना, ये जो इतना बड़ा पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे सारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये देखो, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है मेन ऑब्जेक्ट, कौन सा? और एक होता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। तो मेरा ये मेन काम नहीं है, बट मेन काम को फुलफिल करने के लिए मुझे ये भी करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, हाँ, अगर वो शू कंपनी है तो पहले तो वो बॉक्स कहीं से खरीद रही थी, लेकिन उसको उसके मर्जी के नहीं मिल रहे थे, तो उसने बॉक्सेस भी बनाने शुरू कर दिए। अब बॉक्सेस बनाना उसका मेन काम नहीं, बट ये इट बिकम द एंसिलियरी, इंसिडेंटल, वो शू के लिए करना पड़ गया, है ना? जैसे शर्ट बनाने वाली कंपनी को बटन्स बनाने पड़ गए, शर्ट बनाने वाली कंपनी को थ्रेड बनाना पड़ गया। अब थ्रेड बनाना उसका मेन ऑब्जेक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसपे जो थ्रेड लगता है वो उसको वो भी चाहिए अपनी मर्जी का, तो उसके लिए उसको वो बनाना, तो जो उसके इंसिडेंटल और एंसिलरी हो वो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। फिर देखो क्या आ गया, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू दी लिमिटेड एंड दिस लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड पे शेयर कैपिटल। ये आपका लायबिलिटी क्लॉज आ गया कि आपकी लायबिलिटी कैसे रहेगी। फिर आपका आ गया शेयर कैपिटल कितनी होगी कंपनी की। ये देखो यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज इतना रुपीज, तो ये रुपीज में आ जाएगा
डिवाइडेड इनटू इतना शेयर्स, ये शेयर्स आ गया, ऑफ रुपीज इतना ईच, तो आपका शेयर्स का अमाउंट आ गया, एक शेयर कितने का वो भी आ गया, फेस वैल्यू निकल आएगी ना। फिर उसके बाद ये देखो सब्सक्रिप्शन क्लॉज आ गया, यहाँ पे सब्सक्राइबर अपना नाम लिखेगा, अपना डिन पैन या पासपोर्ट नंबर लिखेगा, अपना शेयर जो उसने लिए वो लिखेगा, यहाँ अपना डीएससी लगाएगा और यहाँ डेट लिखेगा। और ये जो प्रोफेशनल है वो कह रहा है साइंड बिफोर मी, ये जो साइन हुआ है ये उसका उसकी डिटेल आ जाएगी, भाई तेरा नाम क्या, तेरा एड्रेस क्या, तेरा मेंबरशिप नंबर क्या है, तेरा डीएससी लगा और डेट। और यहाँ पे फिर आपका ये नॉमिनी वाला जो क्लॉज है ना, ये सिर्फ ओपीसी के लिए, नॉर्मल कंपनीज के लिए। ये फिर टेबल बी आ गया, अभी हमने पढ़ा था टेबल ए है ना, फिर ये टेबल बी आ गया, ऐसे ही आपका टेबल सी आ जाएगा, टेबल डी आ जाएगा, ये सारे टेबल्स हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे टेबल्स उन्होंने दिए, मैं एक बार इसको जरा घर जाकर देख लेना, एक नजर मार लेना, समझ लेना कि जो लिमिटेड बाय शेयर, देखो जो डिफरेंस आएगा ना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जो डिफरेंस आएगा उसमें सिर्फ कहाँ आएगा, शेयर वाले उसमें आएगा। जैसे टेबल बी किसके लिए था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नॉट हैविंग, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो इस केस में आपका ये वाला क्लॉज खाली हो जाएगा। ये देखो फिफ्थ नंबर पे क्या आना चाहिए था, शेयर वाली बात आनी चाहिए थी ना, लेकिन फिफ्थ नंबर पे देखो क्या आ रहा है, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप एंड व्हाइल he is member or within year after he ceased to be member for payment of the debts and liabilities of the company to the cost, charges, expenses of winding up and such amount as may be required not exceeding rupees। तो ये आपका गारंटी का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, जितनी गारंटी लेवल। बाकी देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है सच। ऐसे टेबल सी देखोगे जब आप, तो ये देखो यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा शेयर कैपिटल वाला, बाकी सेम रहेगा। बस ये यहाँ पे देखो द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड, और हैविंग शेयर कैपिटल इज शेयर कैपिटल वाला क्लॉज भी आ, क्लियर है? तो पहले क्या होता था, एमओए हमें खुद प्रिंट करना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था, अब वो सिस्टम नहीं है, अब पूरा एमओए ऐसे फॉर्म की शेप में आ गया, आपको सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वहां पे अपनी डिटेल्स भर दो एंड दैट्स इट। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं कंटेंट ऑफ, ये चल नहीं रहा क्या इसी तरह? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, liability clause, capital clause, subscription
सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसको एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते, नॉमिनेशन। सर एक और भी होता है, सेंटा क्लॉज। अच्छा ये सेवेंथ वाला जो है ये ओनली फॉर, नेम क्लॉज के अंदर याद रखना फुल नेम ऑफ कंपनी। वैसे कहते हैं, मैं ना सिर्फ अभी नहीं, मैंने एक एक करके ऐसे ऐसे बात करूंगा, आगे आगे बात करूंगा, तो जगह कम है। देखो नेम, नेम के ना 3 पोर्शन हैं, ऐसे समझना है। नेम के 3 पोर्शन हैं। पहला होता है नेम, with which company is known। कहते कब किसी भी कंपनी के नाम में ना ये 3 चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज है नाम, नाम होना जरूरी है कंपनी का। और ये जो नेम है ना, एक कोशिश हो कि ये क्या होना चाहिए, ये किसी से मिलता जुलता। दूसरा है नाम में ही ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। बहुत डिटेल्ड नहीं, बट एक आइडिया लग जाए किसी को नाम पढ़ के कि ये कंपनी किस चीज में डील करती है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। और फिर स्टेटस, स्टेटस का मतलब कि वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। पॉइंट, नाम में 3 चीजें। जैसे आप कभी भी किसी कंपनी का नाम देखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, विप्रो फाइनेंस लिमिटेड, आइडियल नेम ऐसा होना चाहिए जिसके नाम में उसका नाम भी हो
उसका ऑब्जेक्ट भी हो और स्टेटस भी हो। ये तीन चीजें होनी चाहिए, तो हम कहते हैं आइडियल नेम है कंपनी का। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे आइडियल नेम नहीं रजिस्टर करवाती, जैसे वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या काम करती है इसके नाम से सजेस्ट, कॉर्प, व्हाट इज कॉर्प? कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट, इससे तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा ये कंपनी क्या काम करती है, पर है। सूर्या रोशनी लिमिटेड, सुना आपने? क्या बनाती है? बल्ब। अगर मैं आपको बोलूं पाइप्स बनाती है, हाँ, अगर मैं आपको बोलूं पाइप्स बनाती है, वो भी स्टील के पाइप्स, वो भी जो ऑयल एंड गैस कंपनी में यूज होते हैं वो। ये क्या है? आप मेरी बात समझ लो। आपके बनाती, बल्ब भी बनाती है, लेकिन पाइप्स भी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बनाती, पंखे भी बनाती है, गीजर भी बनाती है। सूर्य रोशनी गीजर, सूर्य रोशनी पाइप। तो आपके नाम से ऑब्जेक्ट नहीं पता। तो ऐसे नाम जो हैं ये आइडियल नेम्स नहीं होते, रखने को रख सकते हो। जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम रख लूं सिमरनजीत सिंह लिमिटेड, अब ये क्या है? अब ये क्या है? हाँ बोलो। इससे नाम से, ऐसे नाम हम कहते हैं आइडियल नहीं होते। कंपनी अच्छा नाम रखना चाहिए आपको, जिसमें नाम भी हो, कंपनी का ऑब्जेक्ट भी हो और कंपनी का स्टेटस भी हो। ये ऐसे नाम वो होते हैं। तो कहते हैं जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी, वो अपने नाम के पीछे स्टेटस में प्राइवेट लिमिटेड लगाए, या तो पूरा लिखे प्राइवेट लिमिटेड, या लिखे पीवीटी एलटीडी शॉर्ट फॉर्म लिखे, या ब्रैकेट में लिखे पी और एलटीडी, कोई भी तरीका जो उसको ठीक लगे। और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के पीछे या तो लिमिटेड पूरा लिखे या एलटीडी लिखे, डॉट या एल भी लिख सकती है। बताओ। नाम होता है, नाम हो के लास्ट देखो, जैसे दीदी बोल रही है, कहती है हॉस्पिटल्स का मुझे पता कैसे चले कि ये जो हॉस्पिटल है ये क्या है, ये कोई कंपनी है, ये कोई एलएलपी है, ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोई पार्टनरशिप है। ऐसे नहीं होता। जैसे आप अगर देखो फोर्टिस, तो आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो फोर्टिस ही लिखा होगा, लेकिन जब आप डील करोगे ना उस हॉस्पिटल से, तब आपको पता चलेगा उसका पूरा नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। लेकिन हॉस्पिटल में वो पूरा नहीं लिखते, वो खाली जो मेन नाम है ना, ये जो मैंने आपको बोला नेम का, ये जो पहला वाला है जो आपका यूनिक नेम होता है, बस इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम। क्या बोलते हैं? जिससे आप जाने जाते हो। उसको करना क्या है? उसको करना क्या पता करके, जो चेकअप करवाने के लिए जा रहा है वो चेकअप करवाया और वापस आ जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सोचता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाता है, प्राइवेट होगा तो फीस चार्ज, वो तो जाके उसको पता लग जाएगा, फीस है तो वापस आ जाए।
अंदर क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तो वैसे भी डिटेल्स आपको सब ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। मतलब अगर एक कोई भी लेमैन है वो जानता है कि ये महाराजा अग्रसेन है और ये सारे जितने भी हॉस्पिटल सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जाए ही नहीं एज हॉस्पिटल्स में। हाँ, फिर आपके जैसे अभी आपने देखा ये कौन सा भी ये कौन सा हॉस्पिटल है मोती नगर में, महावीर महावीर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ, महावीर हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, और अगर नहीं भी पता तो जाके पता चल जाएगी, चलेगा, पता लग जाएगा। इट इज लाइक दैट। तो लेमैन को करना क्या है, हाँ अगर किसी व्यक्ति ने डील करना है तो वो पूरा नाम जानेगा। अगर आपने कोई डील करनी है हॉस्पिटल के साथ फिर आपको उसका पूरा नाम जानना भी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो कई सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ब्रांड नेम ही यूज करते हैं, वो अपना पूरा नाम यूज नहीं करते। जैसे जियो, अब जियो का पूरा नाम क्या है नहीं पता, हम जियो ही जानते हैं। जैसे एयरटेल, एयरटेल का पूरा नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड, जियो इज जियो टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, ऐसा यही नाम है ना। तो पूरा नाम, कोई कहता भी मैंने फोन रिचार्ज करवाना है तो तेरे को पूरा नाम करना क्या है, पैसे दे रिचार्ज करो आपका चलता हुआ। पूरा नाम तो उसको चाहिए जो कंपनी के साथ किसी तरीके से डील कर रहा है, किसी चीज में डील कर रहा है। अच्छा जी, हमने बोला कि सर ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड लिमिटेड है, और वन पर्सन कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ ब्रैकेट में क्या लगाएगी, ओपीसी, ताकि पता लग जाए कि गवर्नमेंट कंपनी, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड। कुछ भी लगाने की, और अगर लगाना भी चाहती है तो वर्ड लिमिटेड लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कभी भी नहीं लगाएगी। पहली बात तो लगाने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पर अगर लगाना भी है तो कहते हैं ये जो नेम है ना, नेम, इट शुड नॉट बी undesirable. What is undesirable? आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ही पूछो, नहीं आपसे आगे वाली प्रॉब्लम हो रही है क्या, आई साइड वीक है, फोन निकालो, जूम खोलो उसमें, मतलब मैं परेशान हो जाऊंगी लेकिन अकल नहीं लगाऊंगी। व्हाट इज अनडिजायरेबल, हम कह रहे हैं नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, मतलब ये कैसे पता चले,
इसके लिए हमने कहा कि सर रूल्स बने हुए, नेम ऑफ कंपनी रूल्स ऐसे बने हुए, तो वो एज पर रूल्स होनी चाहिए। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो सीआरसी, आप देखो सबसे पहले क्या होता है, नाम के लिए जब आप अप्लाई करते हो ना, कंपनी नेम अप्लाई करती है, उसके लिए एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं रन। क्या आता है? रन बोले तो रिजर्व यूनिक नेम, रन, ये फॉर्म होता है जो आपको भरना पड़ता है। ये फॉर्म किसके पास भरते हो? सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर वो सारा नाम की गाइडलाइन पूरी पढ़ता है और नाम को चेक करता है। दो चीजें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंटली चेक करता है कि जो आपने नाम मुझे RUN में भर के दिया है, पहली बार उस नाम से कोई आइडेंटिकल नेम से कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, या सेम सिमिलर नेम से। प्लस वो देखता है कि सर आइडेंटिकल और सिमिलर नेम से कोई ट्रेडमार्क तो नहीं ले रखा किसी ने। अगर किसी ने ट्रेडमार्क ले रखा उस नाम पे, या अगर उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, तो आपको वो नाम नहीं मिलता। हम कहते हैं ये अनडिजायरेबल नेम, मैचिंग है, मैच हो रहा है। लेकिन हाँ, जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक कंपनी थी, उसका नाम था सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती थी और ये सब शायद उसमें डील करती थी। मैं एक कंपनी बोल रहा हूं सोनी कॉस्मेटिक लिमिटेड। तो इस केस में सीआरसी शायद मुझे ये नेम दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, और इतना डिफरेंट है कि बिल्कुल कोई लेना देना। वो सोनी इलेक्ट्रिक्स बनाता है, आप सोनी कॉस्मेटिक्स बनाते हो, इलेक्ट्रिक्स और कॉस्मेटिक्स से कोई लेना देना, ठीक है, हो सकता है मिल जाइए ना। लेकिन ऐसी भी कंपनीज हैं जो बड़ी वर्सेटाइल है, बड़े सारे, जैसे रिलायंस, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। अगर मैं खोलूं रिलायंस आइसक्रीम लिमिटेड, हो सकता है ये नाम मुझे ना दे सीआरसी, इस ग्राउंड पे कि सर रिलायंस एक वर्सेटाइल कंपनी है, ऑलरेडी बड़े सारे वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो लोगों के मन में एक गलत फहमी हो सकती है कि शायद रिलायंस ने आइसक्रीम भी, यार रिलायंस ने आइसक्रीम भी शुरू कर दिया, और लोग इस पे बिलीव कर सकते हैं। क्योंकि जब जो पेट्रोल पंप खोल सकता है, जो आपके मॉल्स खोल सकता है, जो आपके क्या नाम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वो आ सकता है, आइसक्रीम इज नथिंग फॉर रिलायंस। तो ये मिसकंसेप्शन ना हो जाए, इसलिए हो सकता है वो ये नाम आपको ना भी दे। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये तो सीआरसी के ऊपर डिपेंडेंट है। कई केसेस में वो ये नाम दे भी सकता है, कई केसेस में नाम नहीं भी दे सकता। जैसे अमूल की आइसक्रीम्स भी मिलती है, अमूल के अंडरगारमेंट्स भी मिलते हैं, ये दोनों सेम कंपनी है? नहीं, डिफरेंट कंपनी है। बट क्योंकि जब ये नाम लिया था तब ये बहुत ज्यादा
फेमस नहीं थे ये दोनों कंपनी, इसीलिए नाम मिल गए, सिमिलर नेम मिल गए, क्योंकि दे बिलोंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो कई बार मिल भी सकता है, कई बार डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट मे वेरी, है ना। बोलिए, मोबाइल खोला, आ रहा है मोबाइल में, ठीक। चल आगे बढ़े। अच्छा जी, ये हुआ नेम क्लॉज। अब हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 2, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसको ना हम सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज सिचुएशन क्लॉज, घबरा मत जाना, हाय सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज वन ऑफ द सेम थिंग। आज बच्चे कम आए ना, आज कोई क्लास नहीं है क्या? फिर एग्जाम चल रहे हैं, किस चीज के? कॉलेज। सिचुएशन क्लॉज, अच्छा नाम से तो ऐसा लगता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जैसे इसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा, लेकिन ये सिर्फ स्टेट इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? एक सवाल उठता है मन में कि सर खाली स्टेट से क्या बनेगा? हाँ, बताना था तो पूरा एड्रेस बताते। अब तुम बोलते हो हमारी कंपनी दिल्ली में, अब दिल्ली तो बहुत बड़ा, दिल्ली में कहाँ? आप बोलते हो हमारी कंपनी पंजाब में, पंजाब तो बहुत बड़ा है, पंजाब में कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा। और खाली स्टेट बताने से फायदा क्या है? हमने कहा देखो ये जो एमओए में जो हमने सिचुएशन क्लॉज डाला है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज डाला है, ये हमने डाला है फॉर द पर्पस ऑफ आरओसी। इसके लिए डाला है, मतलब कि ये कंपनी कौन से आरओसी के अंडर फॉल करती है, ये उसको क्लैरिफाई करने के लिए डाला है, दैट्स इट। और अगर इसमें एड्रेस डालूं तो क्या प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर सर कंपनी ने सेम स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो उसको अपने एमओए ऑल्टर करने पड़ जाएंगे खामखा। ये भी तो है ना प्रॉब्लम, कि अगर मैं इसमें पूरा एड्रेस डालना शुरू कर दूं, सपोज मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे था मेरा ऑफिस, अब मैंने शिफ्ट करके सेकंड फ्लोर पे कर दिया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, फ्लोर में सेम बिल्डिंग में चेंज कर सकता हूँ। अब मैं सेम बिल्डिंग में फ्लोर चेंज कर रहा हूँ तो मुझे अपना एमओए ऑल्टर करना पड़ जाएगा। देखो मेरे लिए तो कितनी समस्या होगी, एसआर पास करवाना पड़ेगा मुझे मेंबर से। तो इस रिक्वायरमेंट से बचने के लिए हमने बोला एमओए में मत डालो, वैसे एड्रेस के लिए हम एक INC 22 होता है जिसमें कंपनी का एड्रेस होता है, तो उसमें डाल दो आप एड्रेस अलग से, एमओए में मत डालो, क्योंकि एमओए में डालने का मतलब है हाँ मुझे दिक्कत होगी। आज तो आप बोल रहे हो कि सर पूरा क्यों नहीं डाला एड्रेस, डालते क्लैरिटी आ जाती। मैंने कहा क्लैरिटी के लिए मैं वहां डाल देता हूँ एड्रेस, इधर छोड़ दो। इधर इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने कहा यहाँ डालूंगा तो कल को आप चेंज करोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी, एमओए ऑल्टर करो, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। क्या? अच्छा, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज।
मैंने आपको बताया 2 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लास के अंदर अगर हम एनसीआर के अंदर ऑफिस ओपन करते हैं तो भी हमें दोबारा से करवाना पड़ेगा ये? मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे हमारा दिल्ली एक स्टेट है और हरियाणा है, बट एनसीआर हमारा दोनों में आ जाता है, गुड़गांव वाला। तो अगर हम गुड़गांव में करते हैं तो भी हमें ये आरओसी का एमओए दोबारा करना पड़ेगा? हाँ, अगर आप दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो या दिल्ली से, जैसे नोएडा भी एनसीआर में कवर हो जाता है, बट नोएडा टेक्निकली यूपी है ना? हाँ? तो अगर आपका ऑफिस पहले दिल्ली में था और फिर अब आप नोएडा चले गए ऑफिस, तो आपको अपने एमओए में चेंज करके उसको यूपी करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिल्ली। तो ये एनसीआर जो है, ये आप नॉर्मल आपकी पार्लेंस के लिए ये टर्म है। हम जब स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो स्टेट वाइज याद। नहीं, दिल्ली और हरियाणा का एक ही आरओसी है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हरियाणा का यहीं पे ही है, दिल्ली हरियाणा का एक ही आरओसी है। हाँ, पूरा हरियाणा, दिल्ली एंड हरियाणा का आरओसी इज इन नेहरू प्लेस, और ऐसे ही पंजाब चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में ही है। गाजियाबाद कहाँ पे आता है? हरियाणा में। ऐसे ही दिल्ली एंड हरियाणा आप देख लेना, वेबसाइट पे डला हुआ है, मतलब मैंने मेरे मन से नहीं बना रहा हूँ। दिल्ली एंड हरियाणा का देखो ऐसा होता है, जब हम जुरिस्डिक्शन बनाते हैं ना, कोई भी, चाहे वो कोर्ट की हो, चाहे वो आरओसी की हो, चाहे वो एनसीएलटी की हो, क्लैरिटी इज मस्ट। नहीं तो कल को आपके आरओसी आपस में लड़ने लग पड़ेंगे, कल को आपके कोर्ट्स ही आपस में लड़ने लग पड़ेंगे। हम समझो, दिस टाइप ऑफ थिंग वी डू नॉट वांट। हम नहीं चाहते कि ऐसी कल को कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसलिए हमने बोला कि सर दिल्ली हरियाणा का आरओसी दिल्ली, चंडीगढ़ पंजाब का आरओसी चंडीगढ़, ऐसे। तो मेन ऑब्जेक्ट कुछ ढूंढ रहे हो क्या? देख लो। दिल्ली हरियाणा का तो यही है। ये देखो, दिल्ली हरियाणा का नेहरू प्लेस में है, और पंजाब एंड चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में। इसमें क्या है? मैंने बोला ना, पंजाब एंड चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, दिल्ली और हरियाणा का दिल्ली में।
दिल्ली में जोड़ा था ना, तब हरियाणा में तो कंपनी होती नहीं थी, दिल्ली कोई कंपनी होती थी, तो उन्होंने कहा कि 2 स्टेट्स का आप संभाल लो। फिर ऑल ऑफ अ सडन गुड़गांव बन गया। गुड़गांव में इतनी सारी कंपनी, हब आ गया, सारा का सारा गुड़गांव में बस गया। तो दिल्ली आरओसी बोल रहे हैं हम लोग ओवरबर्डन्ड है भाई। एक तो हमारे पास दिल्ली में पहले ऑलरेडी इतनी सारी कंपनीज हैं, फिर हरियाणा में भी ऑल ऑफ द सडन इतनी सारी कंपनीज खुल गई। तो आरओसी भी कह रहा है कि ये हरियाणा को कहाँ शिफ्ट कर दो, चंडीगढ़ कर दो, क्योंकि पंजाब में ऐसा जितनी कंपनीज नहीं और बेटर हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं अभी तक। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट और इंसिडेंटल एंड एंसिलरी ऑब्जेक्ट। मेरे से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे, दीदी आप सुनना एक बार, दीदी आप सुनो। एक कंपनी ने शर्ट्स बनानी शुरू करी, शर्ट्स को पैक करने के लिए डब्बा चाहिए था, डब्बा भी बनाना शुरू कर दिया। डब्बा बनाते 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 इतने ब्यूटीफुल डब्बे बनाने लगे कि दूसरी और कंपनीज भी ऑर्डर दे रही है कि भाई हमारे भी डब्बे बना दो। क्या कंपनी ये कर सकती है कि नहीं? कोई दूसरी कंपनी कह रही है हमारा भी डब्बा बना दो सर, हमारी शर्ट ऐसे ही डब्बा मिल जाए, अगर हमारा जैसे आपका नाम लिखा हुआ है, आपके पास तो मशीनें पड़ी हुई हैं, आप अपना नाम की जगह हमारे नाम के बेटा हमसे पैसे ले लो, वी आर रेडी टू पे। सर अगर उसके एमओए में लिखा होगा तो बना सकती है, नहीं तो नहीं बना सकती। एमओए के इंसिडेंटल और एंसिलरी में लिखा हुआ है तो बना सकती है सर। आंसर इज नो। वो अपने लिए तो बना सकती है, अब मेरी बात समझो, लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी के लिए बनाना है तो इसको बोलते हैं शफलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? मतलब हाँ, अगर अब आपको दूसरी कंपनीज के लिए भी डब्बे बनाने की इतनी जरूरत पड़ रही है कि आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो फिर इसको शफल करो, मेन में डालो, फिर इसको यहाँ नहीं। इंसिडेंटल एंड एंसिलरी में तो सिर्फ उतना ही बना सकते हो जितना आपको आपके मेन ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए जरूरी है, दैट्स इट। उसके बियॉन्ड जाना है तो मेन ऑब्जेक्ट बना। अब मेरी बात समझ रहे हो कि जब मैं बोलता हूँ डूज एंड डोंट्स, अभी हमने पढ़ी थी ना कि सर कंपनी का एमओए जो है वो उसकी पावर को डिफाइन भी करता है, कन्फाइन भी करता है। तो जब मैं बोलता हूँ कन्फाइन करता है तो इसका मतलब कोई अगर कंपनी आ जाए कि मेरे भी डब्बे बना दो तो कन्फाइन करता है, कंपनी नहीं कर सकती वो। इस केस में कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट्स को अल्टर करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा मेन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो फिर लायबिलिटी क्लॉज। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा और क्या कर रहे हैं। इस एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक कंपनी आई थी, उसका ऑब्जेक्ट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कुछ मंदी आ गई थी तो उन्होंने शेयर में पैसे लगा दिए थे कि जब वापस से उछाल आएगा तो फिर करेंगे इसी में ही। लेकिन फिर उन्होंने जब सिक्योरिटीज खरीदी तो वहां बेनिफिट होने लगे, तो वो सारा शिफ्ट करके उन्होंने ट्रेडिंग ही करना शुरू कर दी। और ऑब्जेक्ट क्या है? वो तो वैसे बातों बातों में बात निकली, क्योंकि हम जाके देखते थोड़ी आप कर क्या रहे हो। हमारा तो काम है सिर्फ जो कंपनी के देख रहे हैं भैया कंप्लायंसेस ठीक है, ओके करके अपना छुट्टी कर देना। वो तो वैसी बातों बातों में बात निकली कि सर हमारी इतनी सी। मैंने उनकी बैलेंस शीट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कई सारी इन्वेस्टमेंट करी है। मैं कहा सर आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करी थी। वो कहते हैं हाँ पहले ऐसे था, फिर वो उधर स्लो हो गया था मार्केट, हम उधर शिफ्ट हो गए, अब हम पूरा ही उधर शिफ्ट हो चुके। मैं कहा वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा और करते क्या हो तुम?
सर गुड मॉर्निंग, 12 o'clock है सर, आएंगे ना? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो बाद में पता लगा उनका तो जी काम, मैंने कहा अरे अकल के अंधों, या तो अपना ऑब्जेक्ट चेंज करो या अपने चरित्र चेंज करो, अपने डीड्स चेंज करो। ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आपको इतनी भी समझ नहीं है? हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। एक तो पता नहीं है और दूसरा पता करना भी नहीं है। माने आप कोई काम करने से पहले किसी को पूछो तो सही एटलीस्ट। आपको पता है हम बड़ी बड़ी कंपनीज, एक सुई भी खरीदनी होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अप्रूवल लेते हैं, कंपनी सिक्योरिटी से, उसके बिना तो काम ही नहीं होता कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। हमारे जो प्रेसिडेंट है, ही इज चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ऑफ जिंदल सॉ लिमिटेड। उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना हो ना 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक दिन डॉक्यूमेंट जाता है कंपनी सेक्रेटरी वेट करता है उसको, एक दूसरे दिन डॉक्यूमेंट जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट वेट करता है, दोनों वेट करके ओके ओके करते हैं तो वो साइन करते हैं, वो साइन नहीं करते। वो कहते हैं मैं तो इंग्लिश पढ़ लूंगा, मेरे को तो सही लग रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो तो कोई प्रोफेशनल बताएगा मुझे। तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना हो, वो कहते हैं आज अगर साइन करवाना तो 2 दिन सोच के मिलना, 2 दिन के बाद मिलेगा ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि आज दूंगा कंपनी सेक्रेटरी को, पहले वो वेट करेगा, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर वो वेट करेगा। नींद आ रही है आपको? पानी पियो। और फिर उसके बाद वो कहता है डॉक्यूमेंट। और ये कई ऐसे भी लोग हैं जिनको पता कुछ नहीं है, लेकिन सब करी जा रहे हैं अपने 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 मर्जी से, फिर वो बेड़ा कर करवा लेते अपनी कंपनी। ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेरी एक फ्रेंड है रिचा मनुजा, वो अपने बैग में रेसिग्नेशन लेटर रख के चलती है। इज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ बिग कंपनी। वो कहती है रेसिग्नेशन लेटर तैयार है, साइन करने है, सिर्फ डेट डालनी है और मुंह पे मारना ठा। जिस दिन बदतमीजी हुई उस दिन ये डायरेक्टर के मुंह पे मेरे से बिना पूछे काम किया कैसे कोई कंपनी के अंदर, वो इतनी स्ट्रिक्ट है। एक दिन फोन आया किसी का तो बड़ी बुरी तरीके से डांट रही थी। मैंने कहा यार बड़ी बुरी है, वेरी बैड एम्प्लॉयर। शी सेड एम्प्लॉयर, मैं अपने डायरेक्टर से बात कर रही थी। मैंने कहा हो कैसे डांटती तुमने डायरेक्टर को? यदि काम ही ऐसे करता है, इतनी डांट सुनता है फिर भी ओके 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 सॉरी 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 करता है। इसको अकल नहीं आ सकती। और सोचो बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पता कितने कितने पेनल्टीज हैं, ना ही सिर्फ डायरेक्टर्स को बल्कि कंपनी सेक्रेटरी को भी। उसको तो कहती है मेरी तो जान गले में रहती है हमेशा। ये गधेड़ा ऐसे ही बिना पूछे कुछ भी करता है और फिर बाद में हम लोग उसको सही करने में जान निकल जाती है हमारी, और करके फिर पूछता है अच्छा मैडम हमने तो ऐसे कर दिया। वो कहती कर दिया करके आप मुझे बता रहे हो? अब वो कहती है हमारे ऑफिस के अंदर ये कल्चर बना है कि कोई काम करना है तो पहले मैडम को पूछ लो। उसका डायरेक्टर कहता है यार मैडम को पूछ लो, मैडम बुरा मना जाती है। वो कहती बुरा मना जाती है? भैया तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है। हमारे को पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी तो हमारे को तो
घर तक बिक जाएगा हमारा, तो क्या कैसे पे करेंगे? कई कई जगह पे तो 25 करोड़ की पेनल्टी है। 25 करोड़ रुपए कहां से लाओगे? इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो जाए 25 करोड़ की पेनल्टी है। 25 करोड़ और 3 times द प्रॉफिट अर्न विच एवर इज हायर। सोच लो। तो इसलिए कंपनी सेक्रेटरी हैज टू बी वेरी कॉशियस, हैज टू बी वेरी डिलीजेंट, हैज टू बी वेरी एक्टिव। हमेशा जागे रहना है, सोना नहीं है। नजरें हटी, आलू पूड़ी बटी। लायबिलिटी क्लॉज में 2 तरीके की एक तो हो सकती है लिमिटेड, एक हो सकती है अनलिमिटेड। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है कि जो एमओए है ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बता रहा है कंपनी का, लेकिन लायबिलिटी कंपनी की लायबिलिटी बता रहा है मेंबर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाम बताया कंपनी का, ऑब्जेक्ट बताया कंपनी का, कैपिटल बताई कंपनी की, लेकिन लायबिलिटी बताई लायबिलिटी कंपनी की। बाकी सारी डिटेल्स कंपनी की बताता है, लायबिलिटी मेंबर्स की बताता है। ये एक बड़ा यूनिक पॉइंट है, स्टार बना लेना इसमें एमओए के अंदर। लिमिटेड लायबिलिटी कहता है बाय शेयर और लिमिटेड बाय कर चुके हैं हम, है ना। मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और अच्छा, और गारंटी में हैविंग शेयर कैपिटल एंड, है ना। और अनलिमिटेड में हैविंग शेयर कैपिटल एंड, है ना। तो ये आपको कहां लिखना पड़ेगा? हाँ, फिर आता है कैपिटल क्लॉज। ये वाला जो क्लॉज है ना, सुनना, वो मेरी बिटिया हो गया हाथ में। हाँ, अरे अच्छा, इतना लिख लिया। कैपिटल क्लॉज जो है ना, ये मे और मे नॉट है। मतलब आप उंगलियां खींचते हो, मत खींचो। ये कई बच्चों की आदत है उंगलियों के पटाखे बजाने, बजाते हैं ना। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है नस चढ़ने वाली, और दूसरा बुढ़ापे में बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं ऐसे। हाँ, उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, फिर ऐसे हो जाएंगी, केकड़े बन जाओगे। एयर होती है इसके अंदर, उसको नहीं निकालना नहीं चाहिए। हम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके उसको, उसके पटाखे फोड़ देते हैं। हम कहते हैं बड़ा मजा आया। ये अच्छा नहीं है, इसमें एयर होती है, वो एयर होनी चाहिए उसकी मूवमेंट के लिए। ये टेक केयर ऑफ दैट, डोंट डू दैट। हाँ, और हाथ और पैर कोशिश करो रात को थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर उसको भिगो कर रखो। जैसे आपने देखा कि जो पहलवान है ना, वो अपनी मसल्स का बड़ा ख्याल रखता है। ये सुनो, जो गाने गाने वाला है वो अपने गले का बड़ा ख्याल रखता है। जो तबला बजाने वाला है वो अपने हाथों का बड़ा ख्याल रखता है। हम भी तो एक प्रोफेशन में है
जहां पे हमारा काम लिखने का है, हमें भी अपने हाथों पैरों का खूब ख्याल रखना चाहिए, दिमाग का खूब ख्याल रखना चाहिए। तो कहते हैं बादाम सुबह उठ के खाली पेट, थोड़े ज्यादा नहीं लेकिन 3-4 बादाम हैबिट बनाओ, रोज डेली अपने इसको मील में डालो। कोई ऐसी चीज भी खाओ जो दिमाग के लिए अच्छी है, जो दिमाग को स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि हमारा दिमाग का काम है। आगे सारा काम सारा ब्रेन का काम है। आपको क्या लगता है ऑफिस जाओगे तो क्या होगा? सारा दिन एक कुर्सी पे बैठे रहोगे और दिमाग लड़ाते रहोगे। तो ज्यादा यूज कर करके दिमाग फिर थक जाता है, खराब भी हो जाता है कहीं होगा। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, उसको अभी से संभाल करो, इसकी हाथों की, पैरों की, दिमाग की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके अभी से ख्याल करो। अब तो बड़े छोटे हो, बस चढ़ गई, ये सब तो होना नहीं चाहिए। थोड़ा एक्टिवली देखो इसको। हाँ, कैपिटल क्लॉज मैंने कहा कि मे और मे नॉट है। मे और मे नॉट का मतलब सर हो भी सकता है, नहीं भी। किस आप बता, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अब्दुल समद। समद SAMADH समद। द बताओ मे और मे नॉट कैसे? हो भी सकता है, कैसे कैपिटल होगी नहीं कंपनी की? ऐसा हो सकता है? कैपिटल तो होगी, मतलब डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? प्रथम बताओ। मतलब तुम बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? मैं बोलो कार्तिक। तुम्हारा क्या नाम है? सुमित बोलो। किसके साथ सना? सना है ना तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम जसलीन नहीं है, जो भी है। जो भी है, मगर जसलीन नहीं है। हाँ? अब जसलीन हो गया। मैं कह रहा हूँ तुम रख लो अपना नाम, तुम्हें सूट कर रहा है तुम्हारा नाम। बोल जसलीन। अरे छोड़ दो यार, इतनी खराब। हाँ जी करो, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सिद्धार्थ के लिए सट्टा लेते हो। देखो नहीं, तुम्हारे किसी के अभी ऊपर लिखा भी हुआ है हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब इसको बनाना है, इसको बनाना है और इसको बनाना है सिर्फ। क्या कैपिटल क्लॉज? ये दो कंपनीज को कैपिटल क्लॉज की जरूरत नहीं है। कौन सी? एक तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसको कैपिटल क्लॉज नहीं चाहिए, और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को भी कैपिटल क्लॉज, इसलिए लिखा मे और। देखो ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, फिर भी नहीं देख रहे। इसलिए लिखा है मे और मे। तो आप देख लेना कि आपकी कौन सी वाली कंपनी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है फिर तो कैपिटल क्लॉज आएगा पक्का से। मे और मे नॉट का मतलब ये मर्जी नहीं है कंपनी की, डालना है तो डालो, नहीं डालना तो। इसका मतलब है कि अगर कैपिटल है तो डालना है, और अगर कैपिटल नहीं है तो, अभी आप बोल रहे हो ना कैपिटल तो सर होगी, क्या बात बनी? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कैपिटल नहीं होगी। अरे मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने, आप फिर वही वाला वो छेड़ रहे हो राग, फिर वही वाली ट्यून में जानी पड़ेगी मुझे सारी की सारी। चलो बजा देते। सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर बनने के लिए आपको शेयर नहीं लेने पड़ते, गारंटी लेनी पड़ती। पानी साफ है, साफ ही होगा, और नहीं समझी?
बाकी कंपनीज की अगर हम बात करें, नॉर्मल कंपनीज की अगर हम बात करें, सर ये अब नॉर्मल है, बाकियों को नॉर्मल हो गया, चलो ठीक है। आमतौर पे, मैं नॉर्मल का मतलब हो गया, आमतौर पे जो कंपनी होती है जिनमें शेयर कैपिटल होती है जनरली, उनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको शेयर्स लेने पड़ते हैं, सब्सक्राइब करना पड़ता है। लेकिन जिनमें शेयर है ही नहीं उसमें हाँ गारंटी। याद रखना, यहां पे कैपिटल क्लॉज के अंदर सिर्फ आती है आपकी ऑथोराइज्ड शेयर, क्या आती है? You know what is authorized share capital? Maximum amount of capital, maximum amount that can be raised through issue of capital, no? Maximum amount. That can be raised by issue of capital during lifetime of a company. मतलब कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा रेज कर सकती है कैपिटल इशू करके? मान लो एक कंपनी बनाई मैंने, उसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए ले सकती है बस। सर अगर आप उससे ज्यादा लेना चाहते हो तो फिर आपको अपना कैपिटल क्लॉज अमेंड करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सर पहले ही कंपनियां ज्यादा रखती होंगी? नहीं। क्यों? सर एक्चुअली क्या होता है, जो फी होती है ना, फी, इट डिपेंड्स अपॉन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। फी किस पे डिपेंड करती है? तो आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, 1 लाख रुपए पे 4200 रुपए फीस है। कितनी? 4200। तो अगर मैं 10 लाख रख लूं तो 42,000। तो अगर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ही नहीं तो खामखा मैं 42,000 की फीस क्यों पे करूं? तो अभी मैं क्या करूं, मेरे को जितना चाहिए अभी उतनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रखूं, जब फ्यूचर में चाहिए होगी तो और बढ़ा लूंगा और फीस पे कर दूंगा, माने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और सोचो मैंने 10 करोड़ रख दी, अब समझ रहे हो, 4,20,000 रुपए फीस बन गई। तो बिग अमाउंट, इतना पैसा अभी देने का पर्पस नहीं है, तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसको बढ़ा लेना। कौन सी कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि कोई बड़ा तपस्या करनी है, बैठ के वो हवन करना है कि हो ही नहीं पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है जी। नहीं, जैसे वेरी सिंपल प्रोसेस, गो पास अ रेजोल्यूशन एंड आप अपना डॉक्यूमेंट फाइल करो, फी पे करो, खत्म, बढ़ा दो। अच्छा सर, हाँ, आपने भी बोला था कि शेयर्स नहीं लेंगे, गारंटी ले लेंगे, तो वो तो लिमिटेड में हो गया। अनलिमिटेड के लिए देखो अनलिमिटेड, सुनो ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैडम ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि सर अनलिमिटेड कंपनी के अंदर अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां पे मेंबर बनने का क्या तरीका है? वहां पे मेंबर बनने का तरीका है, यू हैव टू पे सब्सक्रिप्शन फीस। वो इधर भी होता है, सब्सक्रिप्शन फीस इसमें भी होती है और सब्सक्रिप्शन फी इसमें भी होती है, गारंटी वाले में भी होती है। क्योंकि खाली गारंटी मेंबर बना दिए, फिर वही वाला राग चला रहा हूं मैं जो उस दिन चलाया था, वही सेम कहानियां, वही सेम बातें। क्या जो अगर गारंटी वाला अमाउंट है या वो अमाउंट किसमें? नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन। सर शेयर होल्डर भी शेयर्स लेते हैं और सब्सक्राइबर भी शेयर्स लेते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो सब्सक्राइबर्स जो है ना, दे आर बेसिकली द प्रोमोटर्स जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी। जो बेसिक लोग थे जिन्होंने कंपनी को शुरू किया उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स। फिर उसके बाद कंपनी और शेयर इशू करती है और उनको फिर शेयर होल्डर बोलते हैं, उनको सब्सक्राइबर नहीं, क्योंकि कंपनी वंस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, उसके बाद तो अब जो भी आगे फर्दर शेयर इशू करे वो सब शेयर होल्डर है, सब्सक्राइबर वही रहे। अच्छा एक बात याद रखना, सब्सक्राइबर ने अगर अपने शेयर किसी और को बेच दिए
तो भी सब्सक्राइबर वही रहेंगे जिनका ओरिजिनली नाम एमओए एओए में था। उनका नाम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो अपने शेयर किसी को भी भेज दे। तो सब्सक्राइबर एक वन टाइम मामला है, एक बार जो बन गया वो बन गया। लेकिन शेयर होल्डर इज अ स्टेटस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी कोई शेयर होल्डर है, कभी कोई शेयर होल्डर है, कभी कोई, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सब्सक्राइबर्स में ऐसा नहीं है। आगे बढ़े। जब कितने क्लोज हो गए हमारे? 5 होगा ना? 6। दैट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी पब्लिक कंपनी के केस में 7, मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2, और ओपीसी के केस में ये लोग सब्सक्राइब करेंगे टू एमओए। सब्सक्राइब इनका नाम आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, सिग्नेचर आएगी, डेट आएगी। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ही एक विटनेस क्लॉज भी होता है। विटनेस जो कौन करता है? कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, कोई सीए, कोई सीएस, कोई सीएमए, है ना? प्रैक्टिसिंग। आगे बढ़े। फिर एक 7th है, नॉमिनी, नॉमिनेशन क्लॉज बोलते हैं। इसमें क्या आता है? ओनली इन केस ऑफ तो ये सारे क्लॉजेस हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ऑल्टरेशन। तो सर ठीक है, अब अगर कल को मुझे ये क्लॉज ऑल्टर करने पड़ जाए, चेंज करने पड़ जाए, मैंने नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हो साथ साथ।